गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स एन अनलिस्टेड वीडियो स्पेशली फॉर बैच स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं ये डेली बेसिस पे रहेंगी। सुबह एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के जो भी टॉपिक्स हैं उनको इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डेली एक वीडियो रहेगा। छोटा वीडियो रहेगा और शार्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो रहेगा। मतलब अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं तो आप एक पेन और सिंपल पेपर A4 साइज का या अपना रजिस्टर ले सकते हैं। चूँकि जो चीज़ें हमने आपको क्वेश्चंस फॉर्मेट में दी हैं वो अकेले पर्याप्त नहीं हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करने के लिए, उनके साथ कम से कम कुछ एडिशनल चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो उनको आज से शुरू कर रहे हैं और ये एक सीरीज टाइप की है। सीरीज का मतलब ये चीज़ें जारी रहेंगी। पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी के इस वीक आपको लेक्चर्स इस फॉर्मेट में मिलेंगे जिससे आपका पॉलिटी पर कमांड थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर यही चीज़ हिस्ट्री में, फिर यही चीज़ जियोग्राफी में, बाकी जितने भी पोर्शन जनरल अवेयरनेस के हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ये जो चीज़ें हमने मेंशन की थी उसी में इंक्लूडेड चीज़ें हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी होती रहे। चलिए देखते हैं करना क्या है। हमने ऑप्शंस हटा दिए हैं। ऑप्शंस हटाने के पीछे मेन रीज़न है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप ऑप्शन पे तो नहीं जाएंगे, उनको सही करके आना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दैट डिपेंड्स ओवर द प्रैक्टिस एंड रिमेम्बरेंस। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं है, बस फैक्चुअल बातें आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है। इनमें मतलब बहुत डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका फॉर्मेट बदल के भी आ जाता है। फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टेकन बाई। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इसमें ये ना सोचिएगा कि आपको याद ही रहेगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कई कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो जनरली 99.99% लोगों को पता होता है। तो उस क्वेश्चन को हमने यहाँ शामिल नहीं किया है। उन क्वेश्चन को शामिल किया जो पता होता हुआ फील होता है और गलत हो जाता है, और वहाँ पे हम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक ही समय पे ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल रख दिए जाते हैं। वो किसी न किसी के चेयरमैन रहे ही है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए याद रखना जरूरी है। यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने पहली मीटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। प्रोविंशियल सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट है यहाँ पे इस वाले पेज पे, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। ये भी बहुत सिंपल है, तारीख गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946। अब वहाँ पे उन्होंने 13 दिसंबर भी लिख दिया, कुछ लोग 13 दिसंबर लगाएंगे, वो चीज़ अलग पॉइंट ऑफ व्यू में उस दिन क्या हुआ था वो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। Who was the chairman of the provincial constitution committee of the constitution committee of the constituent assembly। तो चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। और जो डेट थी वो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ये वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 99.99% रहती है और जो हमें फील होते हैं सरल, और हमसे वो गलतियाँ हो जाती तो फिर बाद में खुद को लगता है कि ये गलती होना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ये चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उधार ली गई हैं अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, इमरजेंसी कहाँ से ली गई, यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से ली गई, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, कंकरेंट लिस्ट या जुडिशियल रिव्यू। अगर आप ये सातों विद इन ए मिनट, एटलीस्ट विद इन ए मिनट आप कर ले जाते तो आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत ठीक है। फिर भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल या DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब बात एक ही है। इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इट हैज़ बीन बारोड फ्रॉम द कंट्री आयरलैंड। फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू ये दोनों यूएसए से लिए गए। इसको एक साथ दिमाग में रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, साफ साफ लिख देते ताकि आप अगर नोट कर रहे हो तो आपको आसानी हो जाए। यूएसए। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जर्मनी, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जर्मनी से लिया गया। यूनियन स्टेट रिलेशंस ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिए गए, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये साउथ अफ्रीका से लिए गए। अब बचा कंकरेंट लिस्ट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन, ये बहुत बार पूछा जाता है, पता भी होगा, गलत नहीं करना है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। तो ये सातों आपको याद हो गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू यूएसए, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जर्मनी, यूनियन स्टेट रिलेशंस कनाडा से, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से, कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चीज़ें हो गई, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसमें लगभग 25 से 30 टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। आज हमने कितने टॉपिक आपसे डिस्कस किए, ध्यान से देखिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, ये पहला टॉपिक, ये जितना था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से था। फिर दूसरा आपसे क्या क्या चीज़ें बारो की गई, 2 हो गए, और ये तीसरा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे करके लगभग 7-8 दिन में 20-25 टॉपिक आपसे डिस्कस हो जाएंगे, बस उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं इस वीक में कम से कम। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की गई थी 26 नवंबर 1949 को। इसमें जो भाषा लिखी है उसमें ऑर्डर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का बहुत पूछा जाता है। आपको ये ऑर्डर याद रखना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शंस जो आपके होंगे वो रीसफलिंग होंगे, सोशलिस्ट आगे कर देंगे, सेकुलर बीच में लगा देंगे, तो आपको ये भूलना नहीं है, चाहे जैसे याद रख लें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये चीज़ें जोड़ी गई थी। आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या नहीं जोड़ा गया था करके 4 चीज़ें लिख देंगे, जिसमें 3 चीज़ें ये स्पष्ट तौर पे लिखी रहेंगी। या सोशलिस्ट सेकुलर को कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या सोशलिस्ट सेकुलर यहाँ पे ऑर्डर में कहाँ पे आता है, सोवरन लिख दिया, फिर बीच में ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, आगे ए पे सोशलिस्ट है कि ए पे सेकुलर है, ऐसे क्रिएट कर दिया क्वेश्चन। तो 42nd अमेंडमेंट, सोशलिस्ट सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जोड़ा गया, और ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसी बात 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद लिखी गई। अब जो प्रीएम्बल थी उसमें क्या कहा गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे रिलेट करके पूछे जाते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब बराबरी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जस्टिस निम्न में से कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जस्टिस सिर्फ 3 है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। उन्होंने एक और कोई जस्टिस मेंशन कर दी और आपसे पूछ दिया इनमें से कौन सी जस्टिस मेंशन नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की है। इसके इतर कोई लिबर्टी वहाँ मेंशन कर दी तो वो उसका आंसर नहीं है। इक्वलिटी, स्टेटस और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की है, और कोई इक्वलिटी अगर मेंशन कर दी तो वो गलत है। तो ये चीज़ें हैं, और नीचे लिखा भी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949 को हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें अपने आप में देखने में आपको सरल लग रही होंगी, बट ये धीरे धीरे जब इसके बाद दूसरा कल इसी से रिलेट करके चीज़ें आएंगी, फिर तीसरी आएंगी, तो आपके पॉलिटी को लेके एक कंक्रीट लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। जो क्वेश्चन हम दे चुके वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट में पॉलिटी के क्वेश्चन जो आएंगे वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंटेंट में दिए गए क्वेश्चन और मॉक टेस्ट में दिए गए क्वेश्चन वो सारे मिलाकर ही आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का मतलब एक सेट बनेगा। जो क्वेश्चन, हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी के डे 3 में आपका स्वागत है। आज जो बातें करेंगे हो सकता है वो आपको एज इट इज़ आती भी हों, लेकिन कुछ ना कुछ एडिशनल बातें आपको पता चलेंगी।
पॉलिटी अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस तो रहता है, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम कंपटीशन में लैग कर जाते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सी प्रमुख चीज़ें हम आपको छोटे से फॉर्मेट में बताने वाले हैं। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन घोषित की गई एनसीआर के तौर पे किस अमेंडमेंट के थ्रू और कब? तो 69th अमेंडमेंट के थ्रू 1991, 69th अमेंडमेंट 1991। जनरली ये क्वेश्चन लोगों का सही हो जाता है, लेकिन खेल तब खराब होता है जब 69th अमेंडमेंट दो ऑप्शन में हो, एक में लिखा हो 1991 और एक में लिखा हो 1993। तो ये इस गलती को नहीं होने देना है, 69th अमेंडमेंट 1991। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने लिखी है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 2019 में जो बिल पास किया गया था वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और 26 नवंबर 2019 को ये दोनों मर्ज होकर एक यूटी बन गए। करंटली में इंडिया में 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं। ये प्रश्न भी अब जाके लोगों का हैबिचुअल हुआ है, लेकिन जब रिसेंटली चेंजमेंट हुआ था तो कुछ ना कुछ लोग स्टेट में गड़बड़ कर दे रहे थे, यूटी में गड़बड़ कर दे रहे थे। इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। यूटी से रिलेट करके अगर क्वेश्चन बनते हैं तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि दादर नगर हवेली दमन दीव मर्ज हुए हैं तो कितनी यूटी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूटी के तौर पे बने हैं, तो नंबर ऑफ़ यूटीज कितनी हो गई? 8। स्टेट कितने हैं? 28। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ देते हैं कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। जनरली आपको याद रहता है तो आप बता देंगे, तो कावारत्ती है और कुछ खास पूछा नहीं जाता। इसके बाद अगला पॉइंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका दूसरा क्वेश्चन फॉर्मेट में बनता है कि जो आर्टिकल 32 है, जिसको संवैधानिक अधिकारों का उपचार कहते हैं, वो किससे रिलेट, मतलब हार्ट एंड सोल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है वो किसने कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आर्टिकल 32 वही है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इवन कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज बेसिकली आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इस तरीके के पूछ दिया जाता है। तो आर्टिकल 32 इज कंसिडर्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड इट हैज़ बीन सेड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे प्रस्तावना के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, उसको भी हार्ट एंड सोल कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जाएगा उसमें ये बोल दिया जाएगा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब राइट टू प्रॉपर्टी भी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, फिर इसको हटा दिया गया। हटाने के पीछे रीजन ये था कि रिचनेस और पुअरिटी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत एबॉलिश्ड कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया लीगल राइट में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, अंडर आर्टिकल 300A। ये प्रश्न कठिन तब हो जाता है जब आपसे पूछ दिया जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? राइट टू प्रॉपर्टी इज अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट ओनली you have to remember the article but also its part is the 12 of the constitution। क्योंकि जैसे जैसे हम पार्ट 9, 10, 11, 12 की तरफ बढ़ते हैं हमारा इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, और जब क्वेश्चन आर्टिकल 249 आ जाता है या आर्टिकल 247 आ जाता है या आर्टिकल 232 आ जाता है, इस तरीके के आर्टिकल आ जाते हैं तो हम वहाँ पर ब्लैंक माइंड हो जाते हैं। तो कभी ये मान कर मत चलिए चर्चा में रहने वाले प्रश्न ही पूछे जाएंगे, गैर चर्चित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको वहाँ तक लेकर जाएं। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। लेट्स मूव फर्दर। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स। आगे हमने नहीं लिखा विच, क्या स्टेट्स करता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर स्टेट को अपने नियम कायदों के अनुसार से देनी है। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें जनरली पूछा जाता है कि ये 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू है? तो 86। किस आर्टिकल में ये चीज़ें हैं? तो आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A बिल्कुल डिफरेंट है, उसको किसी से कोरिलेट मत करिएगा। इसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रेसिडेंट से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया? एडविन लुटियंस ने। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्रेसिडेंट से ये बन सकता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कब तक रहता है, कितने मंथ्स के लिए रहता है?
4 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, तो 6 मंथ के लिए रहता है। और जो इमरजेंसी पावर होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। और प्रेसिडेंट से क्या बन सकता है क्वेश्चन? छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने। ये भी बन सकता है कि एलिजिबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज कम से कम कंप्लीट की हो, 35 ईयर्स की कंप्लीट की हो, किस प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज और स्टेट असेंबलीज के पार्टिसिपेट करते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, फार्मूला लगता है, नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है उसमें 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मैं कौन से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, इम्पीचमेंट जो होता है वो किस आर्टिकल से होता है? 61 से। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इम्पीचमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, या बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? तो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में ये पावर होती है कि एक मोशन ऑफ इम्पीचमेंट पास किया जाए, इनिशिएट किया जाए, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, किसी पर्टिकुलर में नहीं होता। अगर यही क्वेश्चन घुमा के उपराष्ट्रपति पे डाल दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट पे डाल दिया जाए, तो इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाने का, डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट उसमें वर्ड यूज किया जाता है, वो राज्यसभा में होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन थे जब इमरजेंसी 1975 में लगी थी? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो इस बात को दिमाग में रखना है। अच्छा, ऑड क्वेश्चन इसमें मुझे एक बहुत अच्छा मिला जिसको मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को ये पावर होती है को ड्यूटीज ऑफ गवर्नर को किसी भी टाइम पे अगर उसे ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं तो उसको ख़त्म कर सकता है। जैसे किरण बेदी की परिस्थितियों को, किरण बेदी गवर्नर बनाई गई थी, फिर वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर रही थी गवर्नमेंट में, और फिर किरण बेदी को हटाया गया था। तो अगर उस टाइम पे ये क्वेश्चन क्रिएट किया जाए इन जनरल पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस आर्टिकल के तहत किरण बेदी को प्रेसिडेंट ने हटाया, तो ये पावर होती है आर्टिकल 160 में कि हम आपकी ड्यूटीज़ से आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तो 160 के तहत आता है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेट करके क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो वाइस प्रेसिडेंट में यही रहता है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के थ्रू आप डिसमिसल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलिए, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात आती है। इसमें चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर में कई बातें इंपॉर्टेंट हैं, हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं इसमें शामिल नहीं किए हैं, बोलने में आसानी रहती है और आप उसको लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था जब एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ? एंटी डिफेक्शन बिल, शायद कल मैंने इसकी बात भी की थी। एंटी डिफेक्शन बिल जो पास हुआ उस समय प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। एंटी डिफेक्शन बिल के समय। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस ही नहीं किया, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान पार्लियामेंट फेस नहीं किया? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। वो सिर्फ 23 दिन के लिए टेक्निकली प्रधानमंत्री रहे थे, बाद में फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे जब तक कि नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं हो गया। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से बने थे, इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट छीन लिया तो वो पहुंच ही नहीं पाए। मतलब इलेक्ट तो हुए 1979 में, जुलाई में इलेक्ट हुए, अगस्त में उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस्ड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेंचर? तो दैट वाज चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ही रिमेन द प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली फॉर 23 डेज। इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं? इसके अलावा कुछ क्वेश्चन प्रेसिडेंट में अभी बचे हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। प्रेसिडेंट जो है बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 52 से 62 के बीच में है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर 2 लाइनें कन्फर्मली याद रखिए, 2 लाइनें लिखी और पूछ दे किस आर्टिकल से रिलेटेड है। पहली लाइन, देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 52 में लिखा है, देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ इतनी लाइन, आर्टिकल 52। अगर पूछ दे ऑल द पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव वेस्टेड इन, प्रेसिडेंट में वेस्ट करती, ये बात किस में लिखी? ये बात आर्टिकल 53 में लिखी है। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो ये
प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए। आर्टिकल 54 में भी बातें लिखी, 55 में भी लिखी। कभी भी आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो 54 और 55 दोनों नहीं देंगे कि इसमें से कौन सा आर्टिकल इस बात को रिलेट करता है कि प्रेसिडेंट चुना जाए या इलेक्ट किया जाए। तो 54 में भी है, 55 में भी, तो इनमें से कोई एक ही आपको देंगे। कंबाइंड फॉर्म में आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा तरीका बदल गया। 54 में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 55 में मैनर क्या होगा इलेक्शन का, वो है एक तरीके से किस मैनर में इलेक्शन होगा वो 55 में, और कि कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे दैट इज़ इन 54। 61 में इम्पीचमेंट है, वो चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं। तो 52 to 62 ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर कुछ भी मान लो 4 ऑप्शन है, कम से कम 3 ऑप्शन इसी से हट गए कि वो इसमें से कुछ है ही नहीं, तो इतना आइडिया रहना चाहिए। अगर कुछ भी प्रेसिडेंट से पूछा वो 52 to 62 सिर्फ एक ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन इससे इतर हैं, तो आपको उस पर कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे आंसर लगा दीजिए। तो ये चीज़ें आज थी। हम चाहते तो इससे ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे चलते हैं और आसानी भी रहेगी, समय भी मतलब फिर उतना लेवल का रिसर्च करना पड़ता है, तो अदर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।